रात सामान्य नहीं थी। उत्तर भारत के मैदानों में कड़िद धाके की ठंड पद्दिदो समा रही थी, लेकिन निर्जलपुर गांव में यह ठंड हड्डियों को गला देने वाली थी। आसमान में चांद तो था, पर उसकी रोशनी धुंधली और ठंडी लग रही थी। निर्जलपुर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट था, जहां जल का वास न हो। पिछले 3 सालों से गांव के कुएं पत्थर उगल रहे थे। तालाबों की जमीन फटकर ऐसी लग रही थी जैसे किसी विशाल राक्षस की छमधि उद्दध गई हो। दरारों में हाथ डालो तो लगता था कि धरती खुद किसी की बलि मांग रही है। गांव की गलियों में सन्नाटा ऐसा था कि अगर कोई सुई भी गिरे तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई दे। आवारा कुत्ते भी दुबक कर बैठ गए थे, मानो वे भी जानते हों कि रात के इस पहर में बाहर निकलना मौत को दावत देना है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जब हवा में अजीब सी खटास महसूस होने लगे तो समझ लेना कि समरौती पास ही है। गजोधर के कच्चे मकान के भीतर एक डिबरी जल रही थी। मिट्टी के तेल की महक और धुएं के बीच गजोधर अपनी फटी हुई रजाई ओढ़े बैठा था। उसकी पत्नी सीमा चूल्हे के पास बैठी राख कुरेद रही थी। चूल्हा ठंडा था क्योंकि अनाज का एक दाना भी घर में नहीं बचा था। गजोधर बोला, सीमा, सुन रही हो? खेतों की मिट्टी अब राख बन चुकी है। गेहूं की फसलें पानी की एक बूंद के लिए तड़प रही हैं। अगर अगले 2 दिनों में बारिश नहीं हुई तो हमें भी इस गांव को छोड़ना पड़ेगा। भूख बर्दाश्त हो सकती है सीमा, पर यह प्यास, ये गला ऐसे सूखता है जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। छोड़कर कहाँ जाएंगे जी? हर तरफ तो यही हाल है। लोग कहते हैं कि निर्जलपुर की सीमा पार करते ही प्यास और बढ़ जाती है। और फिर इस गांव का पीछा वो श्राप कभी छोड़ेगा क्या? समरौती का साया आमा में फंदा बना रही थी। उसकी आंखें वे साफ पानी की तलाश में नहीं थी गजोधर, वे खून मांग रही थी। समरौती, उस बेचारी को प्यासा मार दिया गया था। जब गांव में अकाल पड़ा था, उसने एक लोटा पानी मांगा था, पर लोगों ने उसे पत्थर मारे थे। उस दिन उसकी आंखें खून के आंसू रो रही थीं। आज वही प्यास इस गांव को निकल रही है। उसने मरते समय कहा था कि जिस मिट्टी ने मुझे पानी नहीं दिया, वो मिट्टी कभी किसी की प्यास नहीं बुझाएगी। धीरे बोलो जी। कहते हैं कि रात के 9 बजते ही वो अपनी कब्र से बाहर आती है। याद है पिछला हफ्ता सरपंच का कुत्ता कुएं में गिरा मिला था। उसके शरीर में पानी की एक बूंद नहीं बची थी, जैसे किसी ने उसे निचोड़ दिया। गांव के दूसरे छोर पर भोला का घर था। भोला गांव का सबसे पुराना किसान था, जिसने अपनी आंखों से निर्जलपुर को हरा भरा भी देखा था और अब उसे श्मशान बनते भी देख रहा था। उसका बेटा मोहन चिराग की मध्यम रोशनी में अपनी फटी हुई किताबों को देख रहा था, पर उसका मन कहीं और था। उसे याद आ रहा था कि कैसे बचपन में इसी गांव की नदियों में पानी कलकल बहता था। मोहन बोला, बाबा, क्या वाकई समरौती का शाप सच है? मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। विज्ञान कहता है कि ये सब अल नीनो और क्लाइमेट चेंज की वजह से है। क्या विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं? आखिर एक रूह पूरे गांव का पानी कैसे सोख सकती? बेटा, तेरी किताबें जमीन की नमी नाप सकती हैं, पर आत्मा की तड़प नहीं। विज्ञान वहां खत्म हो जाता है जहां अतृप्त आत्माओं का राज शुरू होता है। तुझे याद है पिछले साल क्या हुआ था? रामू, वो बेचारा मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर था, पर दिल का साफ था। वो आधी रात को समरौती के टीले के पास नाच रहा था। लोग कहते हैं उसने हवा में किसी से बात की थी। वो कह रहा था, लो मां, मैं पानी लाया हूं, जबकि उसके हाथ खाली थे। हो सकता है उसे मतिभ्रम हुआ हो बाबा। डिहाइड्रेशन से इंसान को अजीब चीजें दिखने लगती हैं। मतिभ्रम? अगले दिन रामू की लाश कुएं के पास मिली। उसके शरीर में खून की एक बूंद नहीं थी। चेहरा ऐसा सूख गया था जैसे महीनों से धूप में पड़ा हो। आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उसने मरने से पहले साक्षात यमराज को देख लिया हो, जैसे किसी ने उसका सारा रस सोख लिया हो। क्या तेरा विज्ञान बता सकता है कि एक रात में जवान आदमी की खाल बूढ़े की तरह कैसे लटक गई? और उसी रात बारिश हुई थी। हाँ, जैसे ही समरौती को खून मिला,
आसमान फट पड़ा, लेकिन वो बारिश भी खौफनाक थी। इस साल फिर वही सूखा है। अब गांव में कोई ऐसा नहीं जिसे बलि चढ़ाया जा सके। हर कोई अपने घरों में दुबका है। जानवरों तक ने गांव छोड़ दिया है। बस हम बेबस इंसान यहां अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अचानक दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। खट खट खट। हवा की एक लहर कमरे के अंदर आई और चिराग बुझते बुझते बचा। भोला और मोहन के शरीर में बिजली दौड़ ढह गई। दोनों की सांसें रुक गईं। इस रात के वक्त गांव में कोई किसी के घर नहीं जाता था। कौन है? गजोधर, तू है क्या रे? या कोई मुसाफिर रास्ता भटक गया है? अगर मौत है तो सामने आ, लुका छिपी मत कर। दरवाजे के उस पार से एक भारी पर जानी पहचानी आवाज आई। नहीं बोला चाचा, मैं हूं विकास, मोहन का दोस्त। मोहन ने झपट्टे से दरवाजा खोला और विकास को अंदर खींच लिया। विकास का चेहरा पीला पड़ता था, कीलों दौड़ कर आया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो डर और उम्मीद का मिला जुला रूप थी। भोला की पत्नी सरस्वती रसोई से बाहर आई। विकास बेटा, तू तो शहर गया था ना? इतनी रात को यहाँ कैसे? तेरे घर वाले तो कह रहे थे कि तू नौकरी ढूंढने गया है। चाची, मैं शहर नहीं गया था, मैं हिमाचल गया था, उन ऊंचे पहाड़ों में जहां सिद्ध बाबाओं का वास है। मुझे यकीन था कि इस समस्या का समाधान विज्ञान में नहीं बल्कि उन प्राचीन शक्तियों में है जो प्रकृति को नियंत्रित करती हैं। मैंने वहां एक अघोरी से मुलाकात की जिसकी उम्र 100 साल से ऊपर रही होगी। वहां क्यों गए थे बेटा? क्या मिला तुझे? क्या उस साधु ने कोई मंत्र दिया? विकास ने अपने थैले से एक पुराना पीतल का अभिमंत्रित लॉकेट निकाला। उस पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं और उसमें से चंदन की महक आ रही थी। चाचा, मुझे पता चल गया है कि समरौती का श्राप कैसे टूटेगा। उस बाबा ने अपनी धूनी की राख में देखकर बताया कि समरौती की आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि उसका शरीर आज भी अधूरा है। उसे जलाया नहीं गया बल्कि उसे अधमरी हालत में ही गजोदर चाचा के पुराने खेत के पास मिट्टी में दबा दिया गया था। उसे प्यास लगी थी और मिट्टी ने उसे जिंदा दफन कर लिया। वो आज भी उस मिट्टी के अंदर तड़प रही है। तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे? ये शाप नहीं टूटने वाला है। तुम लोग यहां बैठकर पढ़ाई करो, मैं अभी भोजन करके आया। चलो सरस्वती, भोजन निकालो। क्या? पर वहां तो किसी को जाने की इजाजत नहीं है। वहां तो कांटेदार झाड़ियां उगी हुई हैं जो बिना पानी के भी हरी रहती हैं। बाबा ने कहा था कि अगर हम उसके कंकाल को ढूंढकर उसे विधि विधान से जला दें तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और गांव का श्राप टूट जाएगा। उसकी हड्डियों में समाई वो नफरत ही हवा से नमी सोख लेती है। लेकिन ये काम आज रात ही करना होगा। आज रक्त नक्षत्र की रात है। अगर आज रात चूक गए तो अगले 100 सालों तक ये गांव कभी पानी नहीं देखेगा। मोहन, क्या तुम मेरा साथ दोगे? अकेले मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। पर विकास, वो हमें छोड़ देगी। उसने पिछले साल रामू को मार दिया था। वो बहुत शक्तिशाली है। अगर हम नाकाम रहे तो? अगर हम नहीं करेंगे मोहन, तो अगली बलि तुम्हारी या मेरी हो सकती है। गांव के बच्चे प्यास से दम तोड़ रहे हैं। हमें ये जोखिम उठाना ही होगा। मेरे पास ये अभिमंत्रित लौकिक है। ये हमें उसकी काली शक्तियों से बचाएगा। कम से कम बाबा ने तो यही दावा किया है। रात के 10:30 बज रहे थे। मोहन और विकास हाथ में एक कुदाल और जलती हुई मशाल लेकर चुपचाप घर के पिछले दरवाजे से निकले। ठंड इतनी थी कि उनकी सांसें धुएं की तरह निकल रही थीं। पूरा गांव मौत की नींद सोया था या शायद किसी अदृश्य कदमों की आहट दे रही हो। मोहन, डरो मत। बस ये याद रखो कि हम ये पूरे गांव के लिए कर रहे हैं। अगर आज बारिश नहीं हुई तो कल सुबह तक यहाँ केवल लाशें मिलेंगी। वे गजोधर के पुराने खेत की ओर बढ़े। ये वही जगह थी जहां समरौती की झोपड़ी हुआ करती थी। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, हवा की दिशा बदल गई। एक अजीब सी सड्डन की बदबू हवा में घुलने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई सड्डा हुआ मांस पास ही रखा हो। कोहरा इतना घना हो गया कि मशाल की रोशनी भी सिर्फ 2 फुट तक ही दिख रही थी। विकास, मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा की सरसराहट में कोई मेरा नाम पुकार रहा है। सुनो, क्या तुम्हें सुनाई दिया? मोहन, डरो मत। बस ये याद रखो कि हम ये पूरे गांव के लिए कर रहे हैं। अगर आज बारिश नहीं हुई तो कल सुबह तक यहाँ केवल लाशें मिलेंगी। विकास, मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा की सरसराहट में कोई मेरा नाम पुकार रहा है। सुनो, क्या तुम्हें सुनाई दिया?
वो कह रही है, पानी, थोड़ा पानी। पीछे मत देखना मोहन, वो तुम्हारा दिमाग भ्रमित करेगी। बस अपनी सांसों पर काबू रख और खोदना शुरू करो। याद रखना, अगर तुम पीछे मुड़े तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। उन्होंने एक पुराने सूखे बरगद के पैडरी के नीचे खुदाई शुरू की। जमीन पत्थर जैसी सख्त थी। जैसे जैसे वे गड्ढा खोद रहे थे, जमीन से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, मानो कोई अंदर से दर्द से कराह रहा हो। पसीना उनकी पेशानी से गिर रहा था, जो ठंड के बावजूद सूख नहीं रहा था। करीब 3 फीट नीचे कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। कटक! दोनों रुक गए। एक ठंडी लहर उनके पीछे से गुजरी। विकास ने हाथ से मिट्टी हटाई। वहां एक पीली पड्डी एच चुकी खोपड़ी चमक रही थी। उसके दांत आज भी वैसे ही थे, जैसे वह किसी को काटने के लिए तैयार हो। उसके हाथ की हड्डियों में एक पुरानी तांबे की चूड़ी अब भी फंसी थी। वह समरौती का कंकाल था। जैसे ही कंकाल पूरी तरह बाहर आया, पूरे गांव में एक भयानक चीख गूंज उठी। ये किसी इंसान की नहीं, बल्कि हवाओं की चीख थी, जिसने पेड़ पौधों को झकझोर कर रख दिया। धूल का एक विशाल बवंडर उठा और उनके सामने एक धुंधली डरावनी आकृति बनने लगी। उसकी ऊंचाई सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा थी। सफेद फटी हुई साददी, बिखरे हुए कमर तक लंबे सफेद बाल और आंखों की जगह 2 धधकते हुए अंगारे। वह समरौती थी। उसके हाथ लंबे और नाखून काले थे। तो आज तो जवान शिकार खुद चलकर आए हैं। तुम्हें क्या लगा उस बुढ़े बाबा का खिलौना मुझे रोक लेगा? आज मेरा उपवास टूटेगा। तुम्हारा गर्म खून इस सूखी धरती को तृप्त करेगा और मेरी प्यास बुझाएगा। तुमने मुझे खोदकर बाहर निकाला है, अब तुम मेरी चिता की लकड़ी बनोगे। समरौती ने अपने हाथ हवा में लहराए। अचानक मोहन और विकास का दम घुटने लगा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी नसों का खून जम रहा है। वे जमीन से 2 फीट ऊपर हवा में उठ गए। अदृश्य ताकत उनका गला घोंट रही थी। मोहन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे अपने फेफड़ों में हवा की जगह धूल महसूस हो रही थी। विकास, लॉकेट। मोहन के गले से घरघराहट निकली। विकास ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से अपनी जेब से वह अभिमंत्रित लॉकेट निकाला। समरौती उसे देखकर बिजली की तरफ पीछे हटी और चिल्लाई, नहीं, उसे दूर रखो। उस पवे जलाया था, पर मैं वापस आई हूँ। तुझे मुक्ति चाहिए समरौती? तू जिस प्यास के लिए लड़ रही है वो पानी से नहीं, क्षमा से बुझेगी। अपनी नफरत को इस पवित्र आग में झोंक दे। तुझे प्यास लगी थी ना? देख, आज आसमान भी तेरे लिए रोने को तैयार है। बस अपनी जिद छोड़ दे। उसने वो लॉकेट सीधे कंकाल की खोपड़ी पर फेंक दिया और साथ ही जलती हुई मशाल उस पर गिरा दी। जैसे ही लॉकेट और मशाल कंकाल से टकराए, एक धमाके के साथ नीली रोशनी पैदा हुई। वह रोशनी इतनी तेज थी कि निर्जलपुर के हर घर की खिड़की से उसे देखा जा सकता था। कंकाल अपने आप धू धू कर जलने लगा और उसमें से काले धुएं की जगह सफेद रोशनी निकलने लगी। समरौती का साया तड़पने लगा। वह हवा में छटपटा रही थी। उसकी डरावनी चीखें अब दर्दनाक रुदन में बदल गई थी। मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या कोई मुझे एक घूंट पानी देगा? वह धीरे से फुसफुसाई। इस बार उसकी आवाज में नफरत नहीं, बल्कि एक मासूम बच्ची की पुकार थी। धीरे धीरे उसका साया उस आग में खिंचने लगा। जैसे ही आखिरी हड्डी राख हुई, समरौती एक सफेद धुएं में विलीन होकर आसमान की ओर चली गई। वातावरण का भारीपन अचानक गायब हो गया। वह घुटन और सड़न की बदबू एक पल में खत्म हो गई और उसकी जगह गीली मिट्टी की सौंधी महक आने लगी। मोहन और विकास जमीन पर गिर पड़े, हांफते हुए। वे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। यकीन नहीं हो रहा था कि वे जिंदा हैं। तभी उन्होंने दूर से मशाले लिए हुए लोगों को आते देखा। गजोधर और भोला दौड़ते हुए वहां आ रहे थे। मोहन, विकास, क्या हुआ? भोला ने चिल्लाकर पूछा। उसने देखा कि वहां केवल राख का ढेर बचा है और हवा में एक अजीब सी शांति है। मोहन ने आसमान की तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोला, बाबा, अब हम आजाद हैं। समरौती को उसका जल मिल गया। उसने नफरत छोड़ दी है। अब दोनों घर चलो बेटा। तभी आसमान में एक जोरदार गर्जना हुई।
ऐसी गर्जना निर्जलपुर ने सालों से नहीं सुनी थी। बिजली कड़की और निर्जलपुर की सूखी मिट्टी पर पानी की पहली बड़ी बूंद गिरी। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल आए। वे रो रहे थे, नाच रहे थे। लोग अपनी छतों पर चढ़कर बर्तन भरने लगे। गजोधर ने हाथ फैलाकर बारिश की बूंदों को महसूस किया। अमृत, ये अमृत है। सीमा देखो, कुआं भरने लगा है।